नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में फिर हम आपके लिए ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है कि जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बेटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? बेटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आइजोल में। कहाँ हुआ है? तो आइजोल में हुआ है। सवाल नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को रैथू भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो किसानों को 12,000 रुपये देने का मतलब प्रदान की है घोषणा? तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है? कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 50%। कितना प्रतिशत? तो 50%। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि हाल ही में किसने डी यू फाउंडेशन के सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये कौन सा, बताइए किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन हो जाएंगे? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल कहता है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो कहाँ पे किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय है। कौन सा विषय है? ऑप्शन ए है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑप्शन बी है डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी। और तीसरा है कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या हो जाएगा? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि भारत का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइए कौन सा रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज़्यादा कमाई करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ? ऑप्शन बी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए कि किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो कौन सा सरकार है? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तेलंगाना। कौन सा सरकार है? तो तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो कौन सा शहर शीर्ष पे है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हनोई। कौन सा है? तो हनोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा पीएलआई योजना 1.1 का शुभारंभ किया जाएगा? तो किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इस्पात मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? तो
इस्पात मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए कि वर्तमान में भारत दुनिया का, ठीक है, स्पेस सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। तो कैमा, तो तीसरा, कैमा इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। वर्तमान में भारत तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। क्या बन गया है? तो तीसरा बन गया है। चलिए याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कहता है कि हाल ही में किसने दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था के नए भवन की आधारशिला रखी है। तो किसने रखा है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने रखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। बोलता है सवाल नंबर 14 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया है। तो किस सरकार ने किया है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, देखिए हाल ही में जारी यूएनआईसीईएफ की रिपोर्ट के अनुसार मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस देश के 9 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो किस देश के, तो किस देश के हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखिए इथियोपिया। क्या हो जाएगा? इथियोपिया। इथियोपिया देश के 9 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। किसके कारण? तो आपदाओं के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में है कि भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपाय प्रयोग किया जा सकता है। भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपाय प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आयात शुल्क। क्या हो जाएगा? आयात शुल्क। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आयात शुल्क आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। देखिए कि निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है। तो किस धर्म ग्रंथ में वर्णित व्यवस्था है? तो बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऋग्वेद। कौन हो जाएगा? तो ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है। भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? तो कौन है भाई? तो बैंकिंग प्रणाली, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए किसको जोड़ता है बैंकिंग प्रणाली? तो भारतीय रिजर्व बैंक। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई किसको जोड़ता है? जो आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था। मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में देखिए क्या है
सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? कौन सा शासक हो जाएगा भाई? तो देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया या नहीं दिया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है ना, वो आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए धन्यवाद।